गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ। आज हम क्लास नाइन्थ का बिहाइव बुक का फोर्थ चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ध्यान से पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स। तो बिफोर यू रीड, अब चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा देखते हैं चैप्टर के बारे में है क्या इसमें। हु डू यू थिंक ऑफ, जब आप हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। एक वर्ड है जीनियस, इसके बारे में कभी आपने सुना है, सोचा है जीनियस वर्ड क्या होता है? जीनियस, हु इज ए जीनियस, कि जीनियस है कौन? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक ए जीनियस हैज़, तुम्हारे हिसाब से एक जीनियस में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, किस आदमी को हम जीनियस कहें? वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। आज हम एक ऐसे ही जर्मनी के एक युवा नागरिक सेवक जिसने जनता की सेवा की, ऐसे युवा जर्मनी के युवा की बात करेंगे। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, जिसने इस संसार में तूफान मचा दिया। अबाउट 100 years अगो, लगभग 100 साल पहले। In the summer of 1905, the 26-year-old, एक 26 वर्ष के एक लड़के ने, जो 1905 की गर्मियों में पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर, 4 ऐसे उस दुनिया को हिला देने वाले ऐसे पर्चे छापे, ऐसे अखबार में ऐसी बातें छपी। अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल, प्रकाश के बारे में, अणुओं के प्रवाह के बारे में। द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज, और मूविंग बॉडीज के जो चलायमान वस्तुओं के इलेक्ट्रोडायनामिक और ऊर्जा के विषय में, एनर्जी ऊर्जा के विषय में 4 लेख लिखे उन्होंने। ही वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेज इन साइंटिफिक जर्नल्स, कहता है जो साइंटिफिक जर्नल, जो साइंस स्पेशल साइंस का जो जर्नल छपता था, अखबार छपता था, उसके हालांकि उसका कार्य कुछ ही पेजों पर था, कुछ ही पेजों के ऊपर दिखाया गया था। बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, लेकिन उसने हमारी सोच को, हमारी समझ को, जो हमारी समझ अंतरिक्ष के रूप में थी, स्पेस, टाइम समय के बारे में हमारी सोच थी, एंड द एंटायर कॉस्मोस, और पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी सोच थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम्स फॉर जीनियस, और उसने अपना नाम जो आइंस्टीन नाम था उसको जीनियस का सिनोनिम बना दिया, समानार्थी, यानी कि आइंस्टीन था वो महान जीनियस था। 50 years आफ्टर हिज डेथ, और उसकी मौत के 50 वर्षों के बाद, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रियन, जो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो जीनियस है, जो बुद्धि क्षमता थी, स्टिल रियंस, वो आज भी मौजूद है, आज भी लोग उसकी बुद्धि का लोहा मानते हैं। तो ये चैप्टर के बारे में था। अब हम इस चैप्टर को, अल्बर्ट आइंस्टीन के चैप्टर को शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक उल्म शहर में हुआ था, उल्म। विदाउट एनी इंडिकेशन, ऐसा कोई संकेत नहीं था जन्म के समय, दैट ही वॉज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि उससे ये पता लगे कि भाई ये बड़ा महान आदमी बनेगा। ग्रेटनेस, डेस्टाइन की महानता को प्राप्त करेगा, ये इतना महान आदमी बनेगा, जिसके जन्म के समय ऐसे कोई विशेष संकेत नहीं थे। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, बल्कि उसकी माँ तो अल्बर्ट को फ्रीक मानती थी, बड़ा विचित्र मानती थी कि ये कहाँ का बुद्धिमान लड़का है, ये उसको तो अबनॉर्मल मानती थी, सामान्य भी नहीं मानती थी। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, उसकी माँ के अनुसार, उसकी माँ ने बताया कि उसका सिर और बच्चों के बजाय ज़्यादा बड़ा सिर था। एट द एज ऑफ 2 and a half,
लगभग 2.5 वर्ष की आयु में आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। आइंस्टीन अभी तक 2.5 वर्ष की एज का हो गया था, बोल नहीं रहा था। When he finally did learn to speak, और जब आखिरकार उसने बोलना शुरू किया, he uttered everything twice, तो हर शब्द को 2-2 बार करके बोलता था, स्पष्ट नहीं बोल पाता था, हकला स्टेमर करके बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। अब आइंस्टीन को यह भी नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें। एंड हिज प्लेमेट्स, और उसके जो प्लेमेट्स थे, साथी थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उसको ब्रदर बोरिंग कह के पुकारते थे कि ये बोर करने वाला लड़का है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। इस प्रकार वो यंगस्टर अपने आप ही खेलता था। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय वो खुद ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। और उसको किस चीज़ कैसे खिलौनों से लगाव था, वो मैकेनिकल खिलौनों से ज़्यादा खेलना पसंद करता था, जो मशीनी कलपुर्जों के खिलौने होते हैं। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, और उसकी जब नई बहन ने जन्म लिया था, न्यू बॉर्न अभी नवजात बहन थी जिसका नाम माजा था। ही सैड टू हैव सैड, शायद उससे माँ बाप से उसने ये कह दिया होगा फाइन, कि बहुत अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि वो तो हमेशा ऐसे खिलौनों से खेलता था, उसको भी खिलौना ही मान रहा था। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार एक हेडमास्टर ने, मुख्य अध्यापक ने उसके पापा से कहा दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज ए प्रोफेशन वुडेंट मैटर। दैट व्हाट आइंस्टीन चोज एज ए प्रोफेशन वुडेंट मैटर, कि आइंस्टीन किस व्यवसाय को, किस काम धंधे को अपनाएंगे, वुडेंट मैटर, ये कोई बात नहीं है, अपना तो कुछ भी सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। बिकॉज, लेकिन ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, लेकिन किसी भी काम में ये कामयाब नहीं होगा ये लड़का। किसने कहा? एक हेडमास्टर ने। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टीन ने 6 वर्ष की उम्र में वायलिन बजाने शुरू कर दी। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ ऐसा करवाना चाहती थी, उसको वायलिन बजाना सिखाना चाहती थी। ही लेटर, और बाद में ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेचर वायलिनिस्ट, और बाद में एक महान वायलिन वादक बना। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपनी इस निपुणता को, स्किल को उसने जीवन भर उसमें रहा, यानी कि वायलिन वादक वो जीवन भर रहा, वायलिन बजाता रहा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन शिष्य के रूप में, स्टूडेंट के रूप में भी वो इतना ख़राब नहीं था, बैड पीपल नहीं था, स्टूडेंट के रूप में अच्छा था वो। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक ए फेमस सिटी इन जर्मनी का शहर है म्यूनिक के हाई स्कूल में उसने जाता था। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, और म्यूनिक के अंदर जब उसका परिवार म्यूनिक में गया था, आइंस्टीन सिर्फ 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग सभी सब्जेक्टों में ही अच्छे अंक प्राप्त करता था। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, अब जो स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, स्कूल का जो डिसिप्लिन था, वो उसको अच्छा नहीं लगता था, उसे हेट करता था। एंड ऑफन क्लेश्ड विद टीचर्स, और अपने अध्यापकों के साथ वो कई बार उलझ जाता था। एट द एज ऑफ 15, सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में, आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर, स्टिफल्ड का होता सफोकेटेड, दम घुटना। 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन को वहाँ दम सा घुटने लगा, स्कूल का डिसिप्लिन वो नहीं बहा। दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर ए गुड, और इस प्रकार उसने स्कूल को जाने में ही भलाई समझी, स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान भी शहर है। अब पिछले ही वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलान में गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, रिश्तेदार, और अपने
बेटे को यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ गए। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत लंबे चर्चा के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। अब बहुत लंबी चर्चा हुई घर में, तो आइंस्टीन गॉट हिज विश, आइंस्टीन को अपनी इच्छा मिल गई, अपनी इच्छा अनुसार कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसकी इच्छा थी इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जहाँ जर्मनी बोली जाती थी। इन सिटी, एक ऐसे शहर में विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो म्यूनिक की बजाय ज़्यादा उदार था, वहाँ इतना ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं था। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन कहता है कि मैथमेटिक्स में और बहुत ही हाईली गिफ्टेड था, यानी बहुत तीव्र बुद्धि का था, मैथ बहुत बढ़िया था। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और भौतिक में भी बड़ी उसकी इच्छा थी, बहुत इंटरेस्टेड था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल पूरा की पढ़ाई पूरी करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। अब ज्यूरिख भी एक सिटी है। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्यूरिख की एक विश्वविद्यालय में पढ़ने का फैसला किया। बट साइंस वाजेंट द ओनली थिंग्स, लेकिन साइंस एक ऐसा अकेला साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन, जिस पे इस यंग मैन की ज़्यादा रुचि हो। केवल साइंस में ही रुचि नहीं थी। विद द वालरस मुस्ताक, इस समुद्री घोड़े जैसी मूंछों वाले इस युवा की केवल साइंस में ही रुचि नहीं थी, इसका मतलब और भी विषयों में रुचि थी। और ये वालरस मुस्ताक का मीनिंग यहाँ बनता है कि उसकी मूंछें थी, वो इतनी बड़ी बड़ी मूंछें रखता था, जो जैसे समुद्री घोड़े की जैसी मूंछें। नेक्स्ट में है 7 पे, ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट। अब उसमें आगे बताता है कि उसे अपने एक साथी विद्यार्थी जिसका नाम मिलेवा मारिक था, उसमें थोड़ी सी रुचि हो गई। मिलेवा मारिक में होम ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, उसको बड़ा चतुर प्राणी लगी वो, यानी बहुत होशियार लगी, बड़ी चाला अच्छी लगी वो, इंटेलिजेंट लगी। दिस यंग सर्ब, ये सर्ब कंट्री की रहने वाली थी, सर्ब देश की। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड में किस लिए आई थी? बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप की एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी ज्यूरिख की, वेयर वुमेन कुड गेट डिग्री, जहाँ पे केवल वहाँ पे महिलाएं डिग्री प्राप्त कर सकती थी। क्योंकि ज़्यादातर यूरोप की जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ महिलाओं को डिग्री नहीं प्राप्त नहीं होती थी, पढ़ाई के अवसर नहीं थे, इसलिए वो ज्यूरिख में आ गई। आइंस्टीन सा इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। आगे अलाई का मीनिंग होता है साथी, जो उसकी बातों को सपोर्ट करने वाला हो, और फिलिस्तीनी का मीनिंग होता है जो लोग साहित्य और संगीत के खिलाफ होते हैं। लेकिन आइंस्टीन था, वो संगीत का प्रेमी था, वायलिन वादक था, तो कहता कि उसे वो साथी ऐसी दिखाई दी है उसमें, जो एक ऐसी उसकी साथी थी जो फिलिस्तीन के खिलाफ थी, यानी कि जो लोग संगीत और साहित्य के खिलाफ थे तो वो भी उनके खिलाफ थे। तो ये आइंस्टीन के और उसके विचार मिल गए। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी, जो लोग उसके परिवार में, यूनिवर्सिटी में उसके साथी, विद हुम ही वाज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, जो लगातार उनके विचारों से वो विरोध करता था, विचार मिलते नहीं थे। द कपल फेल इन लव, अब इस प्रकार ये दोनों उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। लेटर सर्वाइव इन, उनके जो आपस के पत्र थे ना वो आज भी मौजूद हैं, सर्वाइव इन, आज भी उनके पत्र मौजूद हैं। विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, जिन पत्रों में उन्होंने अपने अफेक्शन को शब्दों में बांध के रखा था। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और उनके अंदर साइंस को बड़ी कोमलता के साथ, टेंडरनेस बड़ी
कोमलता के साथ, बड़ी चतुराई के साथ उन्होंने साइंस को मिक्स किया था अपने शब्दों में। रोट आइंस्टीन, और आइंस्टीन लिखते हैं हाउ हैप्पी एंड प्राउड, मैं कितना खुश और गर्व महसूस करता हूँ। आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness। यहाँ पढ़ते हैं आइंस्टीन रोट आइंस्टीन लिखते हैं एक जगह के ऊपर हाउ हैप्पी एंड प्राउड, कि मैं कितना खुश हूँ और कितना इस बात पर मैं गर्व करता हूँ। आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिव, कि हम अपने काम को, रिलेटिविटी होते सापेक्षता के कार्य को हम दोनों मिलके आगे ले जाएंगे। टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विजयी निर्णय के रूप में, विजयी अंदाज में हम इन दोनों को मतलब कामयाब हो जाएंगे। जब वो भी साइंटिस्ट है और मैं भी साइंटिस्ट हूँ, तो हमारा जो रिलेटिविटी का जो प्रोजेक्ट है, तो सिद्धांत का, उसको हम बड़े विजयी अंदाज में आगे ले जाएंगे, यानी कामयाब होंगे। पैसेज नंबर 8 में है इन 1900, और सन 1900 में, एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके थे। एंड अनएम्प्लॉयड, और अभी तक अनएम्प्लॉयड थे, बेरोजगार थे। अनएम्प्लॉयड जिनको अभी बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, इस प्रकार उन्होंने एक असिस्टेंट टीचर का काम मिल गया। गिव प्राइवेट लेसन, और वो निजी लेसन देते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902, अब अंत में उसको 1902 में जॉब मिल गया। एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में। इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न एक शहर है, बर्न शहर के एक पेटेंट ऑफिस में टेक्नीशियन एक्सपर्ट, तकनीकी विशेषज्ञ का रूप में 1902 में उसको नौकरी मिल गई। While he was supposed to be assessing other people invention, while he was supposed to be assessing other people इन्वेंशन, अब वहाँ उसका काम क्या था कि दूसरे लोगों का जो इन्वेंशन थे, दूसरे लोग अपनी नई नई जो खोज करके लाते थे, उनको असेस करने का कार्य था, उनके कार्यों को देखने का कार्य था। जितने भी लोग थे, दूसरे लोगों के आविष्कारों को जांचने का कार्य करता था वो। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया इन सीक्रेट, अब नौकरी करता था, लोगों की इन्वेंशन देखता था, उसके साथ साथ आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, इसके साथ साथ आइंस्टीन अपने जो खुद के आइडियाज़ थे, ओन आइडियाज़, जो खुद के विचार थे, उनको गुप्त रूप से, इन सीक्रेट, गुप्त रूप से उनको विकास कर रहा था। एक्चुअली डेवलपिंग, अपने गुप्त रूप से अपने विचारों को, अपने कार्य को आगे बढ़ा रहा था। आगे है ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, और इसके बारे में वो जोकिंगली, बड़े मजाकी अंदाज में कहता है। कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर, जो उसकी मेज़ की जो ड्रार थी, उसके बारे में क्या कहता है। एट वर्क, काम के ऊपर जो दराज थी उसके बारे में कहता है। ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसको तथ्यात्मक भौतिकी का कार्यालय, यानी ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स का कार्यालय कहता था उसको, क्योंकि उसकी दराज के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उनके जितने भी सिद्धांत थे नए नए, वो थ्योरियाँ उसके पास जमा होती थी और उनको वो जांच करने का कार्य करता था। वन ऑफ फेमस पेपर ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कहता कि उसका एक फेमस प्रसिद्ध अखबार के अंदर 1905 में आइंस्टीन की एक स्पेशल सिद्धांत, किस चीज़ का, रिलेटिविटी का, रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत एक
बहुत ही फेमस अखबार था, 1905 में वो छपा, उसका लेख छपा। अकॉर्डिंग टू विच, और उसके अनुसार, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, आर नॉट एब्सोल्यूट, दोनों समानार्थी नहीं है, दोनों सापेक्ष नहीं है। टाइम और दूरी दोनों एब्सोल्यूट नहीं है। इंडीड, वास्तव में, इंडीड का मीनिंग होता है वास्तव में। टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। दो हम एक जैसी सही घड़ियों को ले आएँ और तो कहता है कि उनको एक साथ चलाएं तो वो परफेक्ट विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, लगातार एक जैसा समय वो नहीं दिखा पाएंगी। इसके पीछे क्या कारण है? इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, क्योंकि उनकी जो यात्रा है, उनकी घड़ी की सुइयाँ जो चलती हैं, वो उनमें से अगर एक की सुई एक ज़्यादा तेज़ चलने लग गई रिलेटिव टू द अदर, तो वो दूसरे के साथ सापेक्ष नहीं रहेगी। फ्रॉम दिस फॉलोड, और इसका पीछा करते हुए, फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, संसार का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फार्मूला, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, और उन्होंने जो संसार का फेमस फार्मूला दिया जिसने भार और ऊर्जा, मास एंड एनर्जी के बीच की जो रिलेशनशिप थी उसका वर्णन किया। भार और ऊर्जा का क्या संबंध है, इसका वर्णन उन्होंने इस सिद्धांत में किया। और ये सिद्धांत अपना था E=mc²। अब यहाँ E है, ये स्टैंड फॉर एनर्जी है, M स्टैंड करता है मास को, और C स्टैंड करता है द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। आगे इसमें ये दिया भी गया है, इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, इस मैथ की जो ये सिद्धांत है, E स्टैंड फॉर एनर्जी, E है वो ऊर्जा को स्टैंड करता है, M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। और यहाँ स्पीड भी बताई गई है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन की एक दो चार कही हुई बातें, लाइन हैं। व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, कि अगर तुम आप एक सुंदर लड़की के पास 2 घंटों तक बैठोगे, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, तो तुम्हें ये 2 मिनट लगेंगे, 2 घंटे भी 2 मिनट के बराबर लगेंगे। व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और एक गर्म चूल्हे के ऊपर तुम 2 मिनट के लिए बैठोगे, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ये तुम्हें 2 घंटे के बराबर लगेंगे। दैट्स रिलेटिविटी, यही तो सापेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये सिद्धांत दिया था। अब पैसेज नंबर 10 में देखेंगे, वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जब फिजिक्स का, भौतिकी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा समस्या करने वाली जो समस्या थी उसको सॉल्व करने में, उसको समाधान करने में लगे हुए थे। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेलविंग, तो लेकिन उसका खुद का जो निजी जीवन था वो भी अनरेवलिंग था, चल रहा था। खुद का निजी जीवन था, उनका व्यक्तिगत जीवन था, वो असफल होता जा रहा था, अनरेवलिंग, असफल हो रहा था। उनके घर में समस्या हो गई। अब वो खुद लोगों की फिजिक्स की समस्या से समाधान कर रहा था, लेकिन घर की समस्या, खुद की प्राइवेट लाइफ थी, वो असफल हो गया। क्या हुआ घर में? अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज। अब अल्बर्ट ये चाहता था कि उसकी पढ़ाई के बिल्कुल ख़त्म होने के तुरंत बाद वो मिलेवा से शादी करे, मिलेवा से तुरंत शादी करना चाहता था। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट हर, लेकिन उसकी माँ थी वो उसके खिलाफ थी। शी थॉट, अब वो सोचती थी, कौन? उसकी मदर। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 ईयर्स ओल्डर देन हर सन, कि वो मिलेवा उसके बेटे से, यानी आइंस्टीन से 3 साल बड़ी थी। उसकी माँ को ये ठीक नहीं लग रही थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए काफ़ी बड़ी थी।
शी वॉज आल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवाज इंटेलिजेंस, और मिलेवा इतनी इंटेलिजेंट थी, बहुत बुद्धिमान थी, उस बात से भी उसकी माँ परेशान थी। उसका कहना था शी इज ए बुक लाइक यू, वो भी तुम्हारी तरह एक किताब ही है, तू भी तो किताब है। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और उसके कहने से आइंस्टीन ने शादी को रोक दिया, अभी शादी नहीं की। पैसेज नंबर 11, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, अंत में जनवरी 1903 में उस जोड़े ने शादी कर ली। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ एक ही महीनों के बाद 2 बेटे हो चुके थे, उसके कुछ महीनों बाद ही द मैरिज फाल्टर्ड, अब उसकी शादी थी वो टूट गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लॉजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, इस बीच मिलेवा थी, वो अपना जो बुद्धिमत्ता की जो उसकी इच्छा थी, एम्बिशन बुद्धिमत्ता की जो इच्छा थी वो खो चुकी थी। अब उसमें घर के कलेश की वजह से अब वो बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं रही। बिकमिंग एन अनहैप्पी वाइफ, और इस प्रकार एक अप्रसन्न गृहिणी बन गई। एक इतनी इंटेलिजेंट महिला थी और आखिरकार घर के कलह की वजह से एक साधारण सी अनहैप्पी हाउस वाइफ बन गई, अप्रसन्न गृहिणी में। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार घर में कलह की वजह से, विवाद की वजह से, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, डिवोर्स्ड हो गया, उनका तलाक हो गया। अंत में 1919 में इस जोड़े का अंत में लंबे कलह के बाद तलाक हो गया। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टीन ने अपनी एक चचेरी बहन एल्सा से उसी साल शादी कर ली, सेम ईयर में। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइट टू वर्ल्ड फेम, अब कहता कि आइंस्टीन का जो निजी जीवन का एक नया चैप्टर शुरू हुआ था, न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड, अभी उसके जीवन का जो निजी जीवन का नया चैप्टर अभी शुरू हुआ था, मतलब पहले जो घर में कलह रहता था उससे उसका डाइवर्स हो गया और दूसरी शादी कर ली, तो नया चैप्टर शुरू हो गया। विद हिज राइज टू फेमस वर्ल्ड फेम, और इस प्रकार घर का निजी लाइफ का तो नया चैप्टर शुरू हो गया, लेकिन संसार में उसकी प्रसिद्धि बहुत फेमस होता जा रहा था। किस लिए हो रहा था? इन 1915, सन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सन 1915 में उसकी सापेक्षता की सामान्य सिद्धांत एक अखबार में प्रकाशन हुआ, पब्लिश्ड। अब उसका सिद्धांत आया, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जो कि उसमें ग्रेविटी होती है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक नया सिद्धांत, जिसमें यहाँ थे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, कहता है गुरुत्वाकर्षण के प्रति एक नया अर्थ दिया उन्होंने। गुरुत्वाकर्षण के प्रति जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी ग्रेविटी, उसके बारे में लोगों का सोचना कुछ अलग था, और यहाँ उन्होंने उसका नया अर्थ दिया, नए तरीके से उसको समझाया, और उसमें नए अर्थ के अनुसार उसको सिद्ध भी किया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1990 ब्रॉड प्रूफ, और एक 1919 में एक सूर्य ग्रहण हुआ जिससे ये बात प्रूव भी हो गई, साबित हो गई, दैट इट वाज एक्यूरेट, कि उनका जो दिया हुआ सिद्धांत है बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस, आइंस्टीन ने अग्रिम रूप से ही एडवांस में ही सही करेक्टली कैलकुलेटेड, सही गणना कर ली थी। किस चीज़ की? द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार, कि जो स्थिर तारे होते हैं, जो तारे एक जगह रहते हैं, उनके जो प्रकाश है वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो प्रभावित होता है। जो स्थिर तारे होते हैं उनका प्रकाश प्रभावित होता है कहाँ? थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सूर्य की जो ग्रेविटेशनल क्षेत्र है
सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर जो तारों का प्रकाश होता है वो प्रभावित होता है। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन। अखबारों ने उसके इस कार्य को एक विज्ञान की क्रांति माना कि भाई विज्ञान में क्रांति आ गई है, विज्ञान की क्रांति माना है उसके कार्य को। आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टीन को सन 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसको अब बहुत अधिक सम्मान मिला और सारे संसार भर से इन्विटेशन निमंत्रण मिलने लग गए। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा उसको सम्मानित किया गया, बड़ा सम्मान किया गया। अखबारों में, न्यूज़पेपरों में बहुत सम्मान मिला उसको। अब 14 में आ जाते हैं। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी। अब जर्मनी के अंदर सन 1933 में जब नाजी पावर में आ गए, सत्ता में आ गए, नाजियों की सरकार आ गई, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। एमिग्रेटेड अपने जर्मनी को छोड़ के यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में आ गए। 5 years लेटर, और 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन। बर्लिन के अंदर तो जर्मनी की राजधानी थी, कैपिटल थी बर्लिन, उसके अंदर नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन की खोज हो चुकी थी। एंड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अपरोर। और इस बीच जो अमेरिका के भौतिक शास्त्री थे उनके अंदर बहुत अधिक खलबली मच गई कि भाई नाभिकीय विखंडन की खोज हो गई बर्लिन के अंदर। मनी ऑफ दैम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। और बहुत सारे लोग अमेरिका के वैज्ञानिक थे वो फासिज्म से दूर भाग चुके थे, फासिस्टवाद से। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड। अब उसको एक खतरा था कि जो नाजी लोग जो सत्ता में आ गए हैं वो कुड बिल्ड, वो अणु बम बना सकते हैं, न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। एंड यूज एन एटमिक बम, और इस प्रकार एक आणविक बम का प्रयोग भी कर सकते हैं। नाजी लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसको इस बात का एहसास था। पैसेज 15। एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग। कलीग होता है साथी। अर्जिंग ऑफ ए कलीग, एक साथी की याचना पर, एक साथी की अपील के बाद, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उनको एक पत्र लिखा। किसके कहने से? उसके एक कलीग, एक साथी के कहने से। ऑन 2 अगस्त 1939, 2 अगस्त 1939 को उन्होंने लेटर लिखा। इन विच ही वार्न मानी चेतावनी, इसमें उसे उन्होंने चेतावनी दी, बताया ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का जो बम, एक अकेला बम, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर एक बंदरगाह के ऊपर एक्सप्लोड किया जाता है, उड़ाया जाता है, एक बम गिराया जाता है, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, तो बहुत अच्छी तरह से पूरे बंदरगाह को वो नष्ट कर देगा। टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, और इसके साथ साथ जो आसपास का क्षेत्र है वो भी इसकी चपेट में आ जाएगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उसके जो कहे हुए शब्द थे वो उसका इफेक्ट जरूर हुआ ना, यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि भाई उसका प्रभाव फेल हुआ, यानी कि उन लोगों ने उसकी बात को मानना, सुना, उसकी बात पर ध्यान दिया। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटमिक बम, और उसकी बात को ध्यान करके उन्होंने एक एटमिक बम बना लिया अमेरिका वालों ने। इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, एक अपना गुप्त प्रयोजन बना लिया, और उस गुप्त प्रयोजन के तहत उन्होंने एटमिक बम का विकास कर लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने, अब आइंस्टीन ने तो उसको चेतावनी दी थी कि भाई ऐसा बम नहीं बनना चाहिए, ऐसा बम इतना नुकसान कर सकता है, लेकिन उसकी बात को समझ के अमेरिका वालों ने उल्टा लिया और उन्होंने ऐसा बम बनाया। फिर उसकी बात को लेके
और फिर वो बम बना के जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अगस्त 1945 को ड्रॉप कर दिए गए और दोनों शहर ख़त्म हो गए, हिरोशिमा और नागासाकी। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन इतने अधिक विनाश, एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इतने अधिक विनाश को देखकर आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय, अंदर से हिल गए। आइंस्टीन बहुत ज़्यादा, उनको बहुत अधिक दुख हुआ। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव, इस समय उन्होंने एक सार्वजनिक नोट टू द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र को एक पब्लिक की तरफ से सार्वजनिक एक नोट भेजा उन्होंने लिख के। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उन्होंने एक संसार की सरकार बनाने पर जोर दिया, एक सुझाव दिया कि भाई पूरी एक ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जो पूरे संसार पे भी कंट्रोल करे। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट को जो उसने लेटर लिखा था उसकी तरह नहीं। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, और इस लेटर का जो लेटर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को लिखा था कोई ख़ास उन्होंने कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं दिखाया, यानी उन लोगों ने इसकी बात को नहीं माना। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले 10 वर्षों में, नेक्स्ट डिकेड अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन उन्होंने इसकी बात नहीं मानी। लेकिन आइंस्टीन ने अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर और अधिक शामिल हो गए। अब राजनीति में शामिल हो गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग, आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग, हथियारों का बनाना और उनका प्रयोग करने के खिलाफ, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एजिटेटिंग शुरू कर दी, बहुत सारे उनके खिलाफ अभियान चलाए। हिज पॉपुलरिटी एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और लोकतंत्र के लिए उनको लोग जो उनकी पॉपुलरिटी थी, संसार में प्रसिद्धि थी, तो उसको किस में लगा दिया, शांति और लोकतंत्र की बहाली में लगा दिया। पेज नंबर 17, व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब आइंस्टीन 1955 के अंदर 76 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी होता दूरदृष्टा, एक दूरदृष्टा के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और एक संसार के नागरिक के रूप में, एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, और सबसे अधिक बुद्धिमान साइंटिफिक जीनियस के रूप में उनको याद किया गया संसार के अंदर। तो ये बेटा अपना पार्ट था चैप्टर बीहाइव का 4th चैप्टर ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और ये अपने फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन के नाम से था, उनके ऊपर था। तो ये बेटा चैप्टर ध्यान से पढ़ना और आपको बताना कमेंट में कि मेरा चैप्टर पढ़ाया हुआ चैप्टर आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। ओके बेटा।